हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। पीछे बच्चों हमने देखा कि हमने केमिकल काइनेटिक्स के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया। अब आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बहुत मस्त आर्टिकल है जिसका नाम है पैरेलल एंड कॉन्सेक्यूटिव रिएक्शंस। बच्चों ये नीट और जेई के सिलेबस में है, कोई भी अच्छी बुक उठाओगे तो आप पाओगे कि पैरेलल रिएक्शन और कॉन्सेक्यूटिव रिएक्शन पे क्या हुआ रहता है, क्वेश्चंस दिए रहते हैं। बट जब आप अपने कोचिंग का नोट्स खोलते हो, आप अपने स्कूल का नोट्स खोलते हो तो आप देखते हो कि पैरेलल और कॉन्सेक्यूटिव रिएक्शन के बारे में कोई जानकारी ही नहीं दी गई रहती उसमें। तो उसी प्रॉब्लम को मैं आज फिनिश करना चाहता हूं बच्चों के, कि एक इतना बेहतरीन तरीके से हम उसकी थियरी पढ़ेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे कि किसी भी न्यूमेरिकल में हमको कोई प्रॉब्लम ना आए। यानी कि आज का जो हमारा टारगेट है बच्चों वो है क्या, पैरेलल एंड कॉन्सेक्यूटिव रिएक्शंस। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पैरेलल रिएक्शन, और जो भी पैरेलल और कॉन्सेक्यूटिव रिएक्शंस पढ़ेंगे वो सब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेंगी। पैरेलल रिएक्शन, अगर हम लोग पैरेलल रिएक्शन की बात करते हैं तो होगा क्या इसमें, पैरेलल रिएक्शन में किसी एक रिएक्टेंट ए से, सपोज करिए कि हमारे पास कोई एक रिएक्टेंट है ए जिससे एक प्रोडक्ट बन रहा है बी, और इसी रिएक्टेंट से ही एक प्रोडक्ट बन रहा है सी। सपोज वी हैव अ रिएक्टेंट ए which is converted in B and C simultaneously. The rate constant for this conversion is suppose K1 and rate conversion for this constant is supposed to be K2. तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि, ध्यान से देखना, rate of dissociation, rate of dissociation of ए जो होगा बच्चों वो कितना होगा, वो हो जाएगा माइनस डी ए अपॉन डी टी। अब ए किस रेट से टूट रहा है, ए बी में भी कन्वर्ट हो रहा है और ए सी में भी कन्वर्ट हो रहा है। तो रेट लॉ क्या बोलता है कि ए का कन्वर्जन बी में किस रेट से हो रहा होगा, K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। भाई रेट लॉ के हिसाब से इस रिएक्शन का रेट क्या होगा, K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और रेट लॉ के हिसाब से इस रिएक्शन का रेट क्या होगा, K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो जो ए के टूटने का रेट होगा वो ए किसमें टूट रहा है, बी में टूट रहा है और सी में टूट रहा है। तो बी में टूटने का रेट ए का जो होगा वो होगा K1 इंटू ए, और जो सी में टूटने का रेट होगा वो होगा K2 इंटू सी। यानी कि दिस इज द रिजल्टेंट रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए। और ये हमने कैसे लिखा जरूर आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो हमारा रिएक्टेंट ए है वो बी में भी कन्वर्ट हो रहा है और हमारा रिएक्टेंट ए सी में भी कन्वर्ट हो रहा है। अगर हम बी में कन्वर्ट होने की रेट की बात करें तो रेट लॉ कहता है कि रेट ऑफ एनी रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड रेज टू द पावर देयर रिस्पेक्टिव स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन केस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन। तो इधर इसका रेट क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो K1 लगा दोगे, वैसे इसका ए और प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो K2 लगा दोगे, जो हमने किया। ये समझना बहुत ही आसान है कि ए के टूटने का रेट क्या होगा, कि जिस रेट से ए बी में टूट रहा हो प्लस जिस रेट से ए सी में टूट रहा हो। सपोज करिए कि मेरे दो स्टूडेंट हैं और मेरे पास सपोज करिए कि 1 करोड़ रुपए है और मैंने दोनों को 20-20 लाख रुपए दे दिए। तो रणजीत सर ने उनको कितना पैसा दिया, स्टूडेंट नंबर 1 को जितना दिया प्लस स्टूडेंट नंबर 2 को जितना दिया, यही टोटल पैसा है जो रणजीत सर ने स्टूडेंट्स को दिया। ठीक उसी तरह से ए किस रेट से टूटा, जिस रेट से ए बी में बदला और जिस रेट से ए सी में बदला, दोनों को सम कर देंगे तो हमको पता लग जाएगा कि रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए। अब आगे अगर हम लोग चलें तो लिख सकते हैं कि माइनस डी ए अपॉन डी टी, यहां से ए को अगर कॉमन कर दें तो कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू K1
प्लस K2। अब ये बात आपको क्लियर ही है कि जो हम पैरेलल और कॉन्सिक्यूटिव रिएक्शंस पढ़ेंगे उन सबका ऑर्डर 1 ही होगा, यानी कि द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल एंड कॉन्सिक्यूटिव रिएक्शन विच इज इन आवर सिलेबस इज ओनली फॉर द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो आगे चलेंगे हम लोग, तो यहाँ से हमें एक रिएक्शन ये मिल गया, इसको हम मान लेते हैं रिएक्शन नंबर 1। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है बच्चों, तो एक चीज ये भी बोल सकते हो, ये क्या है, इसको के इफेक्टिव भी बोला जा सकता है कि नहीं बोला जा सकता है, इसको क्या बोला जा सकता है, के इफेक्टिव भी बोला जा सकता है बच्चों। अब अगर कोई तुमसे कहे कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी क्या होगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी क्या होगा, किस रेट से बी बनेगा, जिस रेट से ए इस डायरेक्शन में टूटेगा, ये होगा K1 इंटू ए के बराबर। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान देते हैं। अगर कोई मुझसे कहे कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी क्या होगा, तो सी किस रेट से बनेगा, अगर हमें ये बताना है तो हम क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सी के डायरेक्शन में ए किस रेट से टूटेगा, जिस रेट से सी के डायरेक्शन में ए टूटेगा ठीक उसी रेट से सी बनेगा। तो हम इसको कह सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट K2 इंटू ए। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब अगर ये के इफेक्टिव हमारे पास कितना आ गया, K1 प्लस K2 आ गया, तो चलो इतनी बातें हैं। अब पहले तो हमने देखा ये 3 इंपॉर्टेंट बात कि किस रेट से ए टूटेगा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात हमने देखी कि किस रेट से क्या होगा, बी फॉर्म होगा, तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो हमने देखी वो क्या देखी कि किस रेट से सी फॉर्म होगा। अगर इतनी बात आप देख चुके हैं तो आगे आइए, अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट सी बात देखते हैं, क्या कि जैसा कि हमने माना है कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है, अगर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही होगी तो Kt इज इक्वल्स टू 2.303 log A0 अपॉन AT को फॉलो करेगा। K की वैल्यू कितनी है, K की वैल्यू है K1 प्लस K2, इफेक्टिव K जो है T। अगर इसको ln के फॉर्म में लिखे तो क्या लिख सकते हैं, ln ये हो जाएगा A0 अपॉन AT। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि कंसंट्रेशन या A0 अपॉन AT, लॉग की प्रॉपर्टी लगाएं, ln है यानी कि बेस E है, और अगर बेस E है तो क्या होगा, A0 अपॉन AT लिखोगे तो E की पावर K1 प्लस K2 इंटू T हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, E की पावर K1 प्लस K2 इंटू T हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि AT इज इक्वल्स टू A0 E की पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू T। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, किसके किसके बीच, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम T और रिएक्शन कांस्टेंट के बीच। तो बच्चों हमने अभी के लेक्चर में किन किन चीज़ों को जाना, ये बात आप देख लें। हमने देखा कि अगर कोई एक पैरेलल रिएक्शन हो जिसमें A का कन्वर्जन हो रहा हो B में और A का ही कन्वर्जन हो रहा हो C में, A का जो B में बदलने का रेट है वो मान लिया कि उसका रेट कांस्टेंट K1 है, और A का जो C में बदलने का रेट है मान लिया कि उसका रेट कांस्टेंट कितना है बच्चों, K2 है। अब हमने देखा कि A के डिसोसिएशन का रेट देखा हमने, और हमने देखा B के फॉर्मेशन का रेट देखा हमने, और हमने देखा क्या, और हमने देखा कि C के फॉर्मेशन का रेट क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास आई। अब हम कुछ और इम्पॉर्टेंट बात को करते हैं। ये रिलेशन भी हमने जाना कि किस तरह से टाइम के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इस रिएक्शन में वेरी करता है। अब मेरा टारगेट क्या है, मैं किसी टाइम t पर कंसंट्रेशन ऑफ B पाना चाहता हूँ, किसी टाइम t पर कंसंट्रेशन ऑफ C पाना चाहता हूँ। अगर मुझे किसी टाइम t पर कंसंट्रेशन ऑफ B मिल जाए और कंसंट्रेशन ऑफ C मिल जाए, यानी कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन मिल जाए, यानी कि अब मेरा अगला टारगेट क्या है कि किसी टाइम t पर मैं प्रोडक्ट का
कंसंट्रेशन निकालना चाहता हूं। बहुत ही आसान है, आप खाली देखें, अपने आप चीज़ें बनती चली जाएंगी। थोड़ी सी जगह क्रिएट करता हूं। देखो बच्चों, जैसे कि अगर हमारे पास आया है dB अपॉन dt इज इक्वल्स टू K1 A इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम t। इसको हम क्या लिख सकते हैं? dB अपॉन dt K1 कंसंट्रेशन ऑफ A एनी टाइम t कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा A0 e की पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी के बराबर। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूं तो जरा देखो कि क्या होगा। इंटीग्रेशन के बाद जो कंसंट्रेशन ऑफ B एट एनी टाइम t मिलता है, बहुत ही आसान है, वो डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है। कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन होगा, उधर अपने को घुसने की ज़रूरत नहीं है। K1 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू A0 ब्रैकेट 1 माइनस e की पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ B एट एनी टाइम t। सिमिलरली अगर मान लीजिए कोई बच्चा कहता है कि सर मुझे B के साथ साथ कंसंट्रेशन ऑफ C भी चाहिए किसी टाइम t पर, तो वो भी निकाला जा सकता है बहुत ही इजीली। हम जानते हैं कि dC अपॉन dt ये बराबर होता है K2 इंटू ए के। तो K2 इंटू ए की जगह हम लोग लिख सकते हैं A0 e की पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी। अब अगर कोई इसको इंटीग्रेट करता है तो फिर कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन जाएगा, एक लंबा मैथमेटिक्स होगा, उधर मुझे उलझना नहीं है। सीधे जानो फॉर्मूला कि ये इसके इंटीग्रेशन के बाद आया है, ये जानते रहना। इसका भी जब हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें कंसंट्रेशन ऑफ C एट एनी टाइम कितना मिलेगा? देखो B वाले एक्सप्रेशन में यहां मल्टीप्लिकेशन में K1 था, तो K1 अपॉन K1 प्लस K2 किए थे। C वाले एक्सप्रेशन में यहां मल्टीप्लिकेशन में K2 है, तो K2 अपॉन K1 प्लस K2 कर दोगे। 1 माइनस e टू द पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी, यहां मैंने ब्रैकेट लगा दिया। कि अब अगर देखो कि अगर एक पैरेलल रिएक्शन है जिसमें A से B और A से C बन रहा हो और उसमें B के लिए रेट कांस्टेंट K1 और C के लिए रेट कांस्टेंट K2 हो, तो हमने किन किन बातों को सीखा? हमने सीखा कि किस रेट से A टूटेगा, और हमने सीखा कि किस रेट से A टूटेगा के बाद किस रेट से B बनेगा, और हमने सीखा कि किस रेट से C बनेगा, और हमने सीखा कि किसी टाइम t पर हाउ वी कैन कैलकुलेट द ओवरऑल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स व्हिच इज B एंड C। तो ये इतनी बातें हम लोगों ने सीखा। तो उम्मीद करता हूँ कि इसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर कट मैनर में समझ आई होंगी, और अगर समझ में आई हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आई हैं तो गलत बात है। अब कुछ चीज़ें और पूछता है, हमसे पूछता है परसेंटेज यील्ड के बारे में। किसके बारे में पूछेगा? परसेंटेज यील्ड के बारे में पूछता है। ये सारे न्यूमेरिकल हैं। देखिए, आपसे पूछेगा कि परसेंटेज यील्ड ऑफ B, परसेंटेज यील्ड ऑफ C, तो उसको भी देख डालो। अगर हमसे पूछे, देखते चलें, परसेंटेज यील्ड
ऑफ परसेंटेज यील्ड ऑफ बी, कि कितने प्रतिशत बी बनेगा टोटल प्रोडक्ट में। तो हम लिख देंगे K1 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू 100। और अगर हमसे पूछता है कि परसेंटेज यील्ड ऑफ सी, तो हम उसको भी लिख सकते हैं K2 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू 100। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ परसेंटेज यील्ड। बहुत नॉर्मल सी बात है, आपको सीधे पूछेगा, क्वेश्चन दिया रहेगा, क्वेश्चन में आपको सीधे पूछ लेगा कि प्रोडक्ट में कितने परसेंट बनेगा बी और प्रोडक्ट में कितने परसेंट बनेगा सी। ये दोनों बातें आप बहुत सिस्टमेटिकली जान सकते हैं अगर आप इस फॉर्मूले से गो थ्रू हुए हैं तो। और आपने पीछे देखा एक और बात कि जो K इफेक्टिव था वो K इफेक्टिव किसके बराबर था, K1 प्लस K2 के बराबर था। अब हम लोग जानते हैं कि किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो K होता है वो 0.693 अपॉन T हाफ के बराबर होता है। तो K इफेक्टिव की जगह हम लोग लिख सकते हैं 0.693 अपॉन T हाफ इफेक्टिव, या T हाफ पहले लगा दो, T हाफ इफेक्टिव इज इक्वल्स टू K1 की जगह क्या लिख सकते हो, 0.693 अपॉन T हाफ ऑफ 1 इफेक्ट, और ये क्या हो जाएगा 0.693 अपॉन T हाफ ऑफ 2। यानी कि इस डायरेक्शन के लिए इसका T हाफ होगा कुछ और इस डायरेक्शन के लिए इसका T हाफ होगा कुछ। तो दोनों डायरेक्शन का T हाफ यहाँ, दिस इज द T हाफ ऑफ 1, दिस इज फॉर A टू B एंड दिस इज द T हाफ ऑफ 2, दिस इज फॉर A टू C। अब अगर मैं 0.693 की बात करूं तो 0.693 कॉमन होकर के कट जाएगा और बहुत ही इजीली इसको काटा जा सकता है। अगर ये कॉमन होकर के कट जाएगा तो हमारे पास क्या रिलेशन आया, हमारे पास रिलेशन आया कि 1 अपॉन T हाफ 1 अपॉन, सही लिखा है ना, T हाफ 0.693 अपॉन K, तो K पॉइंट, हाँ ठीक है, T हाफ ऑफ इफेक्टिव इज इक्वल्स टू 1 अपॉन T हाफ ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन T हाफ ऑफ 2। पैरेलल रिएक्शन में ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि इफेक्टिव हाफ लाइफ पूछे और इंडिविजुअल डायरेक्शंस के लिए रिएक्टेंट की हाफ लाइफ दी हुई हो, तो बच्चों हम इफेक्टिव हाफ लाइफ इस फॉर्मूले की मदद से जान सकते हैं, चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये जो मैंने पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 आपको समझाया है, ये पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, ये क्या है, ये आने वाले न्यूमेरिकल हैं। इसी तरह से क्वेश्चन को पूछता है और क्वेश्चन में इन्हीं सब बातों को पूछ करके बच्चों को उलझाने का प्रयास करता है। अब एक चीज़ और जानते रहो अबाउट resultant activation energy. It is also very important कि for any parallel reaction I am interested to calculate the resultant activation energy। किसी भी पैरेलल रिएक्शन के लिए मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ किसे, रिजल्टेंट एक्टिवेशन एनर्जी को। मान लीजिए कि कोई हमारे पास रिएक्टेंट है A और ये कन्वर्ट हो रहा है B में, ये कन्वर्ट हो रहा है C में, ये कन्वर्ट हो रहा है D में, ये कन्वर्ट हो रहा है E में, ये कन्वर्ट हो रहा है F में, ये कन्वर्ट हो रहा है G में। मान लो
इतने सारे प्रोडक्ट में ये एक साथ कन्वर्ट हो रहा है। अगर माना कि इसके लिए जो है रिएक्शन कांस्टेंट K1, K2, K3, K4, K5, K6 है और इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी EA1, फॉर दिस वन इज EA2, इसके लिए EA3 और इसके लिए EA4, इसके लिए EA5 और इसके लिए EA6 है। तो हमसे कहता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इफेक्टिव एक्टिवेशन एनर्जी। आई एम इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट EA इफेक्टिव। तो ये इस फॉर्मूले से आता है K1 EA1 प्लस K2 EA2 डॉट 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 K6 EA6 अपॉन में आ जाएगा K1 प्लस K2 डॉट 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 K6। तो ये हो गया। अगर 7 होते तो 7 तक जाते, 8 होते तो 8 तक जाते, n होते तो n तक हो जाते। यानी कि हम इस रिलेशन से क्या पता कर सकते हैं, किसी पैरेलल रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को किस तरह से कैलकुलेट किया जाए, किस तरह से निकाला जाए, इसको हम लोग जान सकते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर प्रोडक्ट का मोलर कोफिशिएंट 1 ना हो, इफ द मोलर कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट इज नॉट 1, सपोज, बहुत अच्छी बात है, ये आर्टिकल का नाम ही यही डाल देता हूं, इफ द molar coefficient of product, if the molar coefficient of product is not 1 या is not equals to 1, अगर प्रोडक्ट का मोलर कोफिशिएंट 1 ना हो तो क्या किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि A से बनता है 3B और A से ही बनता है 4C. For this reaction, the reaction constant is K1 and for this reaction, the reaction constant is K2. इसमें अगर हम लोग बात करें कि rate of formation of B, तो ज़रा देखिए, सबसे पहले तो rate of reaction की अगर बात करें, for rate of reaction for B या for product B, ऐसे कहते हैं, for product B, rate of reaction जो होगा B के केस में वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा K1 इंटू A, और वो किसके बराबर होगा, अगर हम B के टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, प्रोडक्ट है प्लस dB बाई dt, किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के इंडिविजुअल रेट को जब हम मोलर कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं तो हमें जो भी कुछ मिलता है वो क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है। तो इसका मोलर कोफिशिएंट कितना है, 1/3। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन फॉर प्रोडक्ट बी के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन था वो कितना था, K1 इंटू A, और ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ B है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ B कितना हो जाएगा, 1/3 इंटू dB बाई dt। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे कि नहीं भाई, इस A का 3B में कन्वर्जन हो रहा है, तो चाहे रेट A के टर्म में लिखा जाए चाहे रेट B के टर्म में लिखा जाए, आपस में तो बराबर ही होगा ना, क्योंकि किसी पर्टिकुलर रिएक्शन का रेट चाहे रिएक्टेंट के टर्म में लिखो चाहे प्रोडक्ट के टर्म में लिखो वो बदलेगा नहीं। ये मैंने आपको पहले बता रखा है। अब यहाँ से ज़रा देखो, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि dB अपॉन dt, इसकी वैल्यू कितनी है, 3
K1 3K1A, और अगर मैं इसी तरह से लिखूं कि रेट ऑफ रिएक्शन फॉर दिस वन, तो रेट ऑफ रिएक्शन फॉर दिस रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ A K1A अकॉर्डिंग टू रेट लॉ और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ C क्या हो जाएगा, प्लस dC अपॉन dt इंटू 1/4। अब जरा आगे देखिए, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि dC अपॉन dt इक्वल्स टू 4K1 इंटू A। ये मैं कैसे लिख रहा हूँ, बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है बेटा। रेट लॉ लगाओगे तो इधर रेट क्या पाओगे, रिएक्शन कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बाय डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ बी रेट क्या पाओगे, डेफिनेशन क्या कहता है कि किसी भी रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के इंडिविजुअल रेट को अगर हम किससे डिवाइड कर दें, उसके मोलर कॉफिशिएंट से डिवाइड कर दें तो रेट ही कहलाता है। लेक्चर नंबर 1 में इन सब चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल में मैंने बातें कर रखी हैं, तो वही मैंने किया है कि ये हो गया अकॉर्डिंग टू रेट लॉ और ये हो गया अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, मल्टीप्लाई कर दिया। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, एंड दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं 1 को 2 से डिवाइड कर दूं तो पता लगा कि मेरे पास आता है क्या, मेरे पास आता है dB अपॉन dt, और ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा dt अपॉन dC। ये किसके बराबर हो गया, 3K1 कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन में इसको लिख दोगे तो क्या हो जाएगा 4K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A। अब बच्चों हम क्या कर सकते हैं, बहुत इजीली हम लोग A को A से कट कर सकते हैं, कट कर दिया हमने। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, dt को dt से कट कर सकते हैं, बिल्कुल कर दिया। अब हम लोग यहाँ dB अपॉन dC है और ये 3K1 अपॉन 4K2 होगा शायद, वेट K2A होगा, राइट, क्योंकि इस डायरेक्शन के लिए रेट ले रहे हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा 3K1 अपॉन 4K2। अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो ये तो कांस्टेंट है, तो कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ C, ये 3K1 अपॉन 4K2। अरे भाई इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर दो और फिर दोनों को डिवीज़न में ले लो तो इतना ही आएगा। अब ये कितना ज़बरदस्त बात है, यानी कि अगर प्रोडक्ट के मोलर कोफिशिएंट 1 ना हो तो तुम्हें कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ C कितना हो जाएगा 3K1 अपॉन 4K2। बहुत गजब का है। देखो कोई नॉर्मल सा आदमी होगा तो उसको इतने सारे प्रोसेसेस से गुजरना पड़ेगा, वो भी तब जब वो पढ़ा लिखा होगा तब, और एग्ज़ाम में ये टाइम टेकिंग प्रोसेस में आते हैं। तुम एक बार अच्छे बच्चे की तरह इससे गुजर गए, उसके बाद तुम्हें मालूम चल गया कि किसी भी पैरेलल रिएक्शन में जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का रेशियो आएगा वो दिस अपॉन दिस होगा, C/B करेंगे तो दिस अपॉन दिस होगा। तो इससे क्या होगा, टाइम बच जाएगा। कब, जब हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे न्यूमेरिकल्स को। तो आइए हम लोग अब न्यूमेरिकल में घुसते हैं। न्यूमेरिकल ही हमारा सबसे ताकतवर हिस्सा है और बहुत मज़ा आने वाला है जब हम क्वेश्चन करेंगे। तो अगर बच्चों हमारे पास मान लीजिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहता है कि A से बनता है 3B 4C 5D और कहता है कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1, इसका 1.5 K1, इसका 2 K1. Suppose we have a parallel reaction in which A is converted into B, C and D. The molar coefficient of B is 3, the molar coefficient of C is 4, the molar coefficient of D is 5.
Now we have to calculate the value of alpha, where alpha is the concentration of B upon D into concentration of C upon D. हमको अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो कोई या मान लीजिए हमको एक बार बीटा निकालना है, वेयर बीटा इज द concentration of B upon C into concentration of D upon C कर देता, और या हमें गामा निकालना है, concentration of C upon B into B upon D. चलो अब इसको कोई नॉर्मल बच्चा अगर हैंडल करेगा तो उसको कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डी लाने में बहुत टाइम लग जाएगा, बट जिसने अभी जस्ट इन आर्टिकल्स को मुझसे पढ़ा है, सीखा है, वो क्या करेगा, वो तो बहुत स्मार्टली चलेगा और चीज़ों को कैलकुलेट करके रख देगा। कैसे, ज़रा देखो। सबसे पहले तो मुझे यही बता दो कि कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ डी किसके बराबर होगा, बी अपॉन डी करना है, 3K1, ये बराबर होगा 3K1 अपॉन 5 2 जा 10K1 के। ठीक है, K1 से K1 कट गया, ये बराबर होगा 3/10K। C अपॉन डी किसके बराबर होगा, C अपॉन डी 4 इंटू दिस कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन डी, ये बराबर होगा किसके 1.5 इंटू 4 इंटू K1 अपॉन 10K1। K1 से K1 कट गया, तो ज़रा देखो दोनों की वैल्यू मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगी। इट इज़ वेरी सिंपल, फर्स्ट वन इज़ 3/10 एंड द सेकेंड वन इज़ व्हाट 1.5 इंटू 4 अपॉन 10। इसको सॉल्व कर लोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये डेसिमल हटा के 0 कर दूं तो 5 3 15 और ये 25 नहीं 20 हो गया, तो 4 5 20, तो ये सॉल्व हो करके कितना आ गया 50 और 3 3 जा 9 अपॉन 50 आ गया। ऐसे ही हमको B/C करना है, तो B/C क्या हो जाएगा, B/C हो जाएगा, अब डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 3 अपॉन 1.5 इंटू 4, और D/C क्या हो जाएगा, D/C हो जाएगा 10 अपॉन 10, D/C हो जाएगा 10 अपॉन 1.5 इंटू 4। इसको सॉल्व कर दोगे तो जो भी कुछ आएगा वही आंसर है। डेसिमल 2 हटा दिया, 2 0 बढ़ा दिया, 5 3 जा 15 20 हो गया, और 5 3 जा 15, ये 20 क्या 200 हुआ, तो 5 4 20, ये 40 हो गया, 40 हो गया, तो अभी यहाँ 4 भी है, तो ये 10 हो गया, यानी कि ये कितना आ गया 30 अपॉन 3 3 4, 3 इंटू 3 इंटू 4, तो ये 10 हो गया, तो इसको 4 3 12, 10/12 आ गया, एक से छोटा आएगा 10/12। यानी कि इसको निकालना सिंपल मैथमेटिकल हैंडलिंग है, हम लोग इसको बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कब, जब पीछे जो हमने डेराइव किया, जो आपको समझाया वो आपने सीखा होगा तब, अदरवाइज इसको कैलकुलेट करना एक टफ टास्क में से एक है। यहाँ चलेंगे C/B कितना हो जाएगा, C/B यानी कि 1.5 इंटू 4 अपॉन 3, K1 कट जाएगा, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, इंटू B/D कितना हो जाएगा बच्चों, B/D 3 अपॉन 10 हो जाएगा, 3 से 3 कट गया, और ये 10 है तो ये 0 हो गया, 4 5 में 100 हो गया, 5 25, 5 3 15, इट इज़ 3/5। तो यहाँ हम लोगों ने कुछ पैरेलल रिएक्शन में जब प्रोडक्ट का मोलर कोफिशिएंट 1 से हट करके होता है, उस कंडीशन में कैसे क्या क्या बातें बच्चों से पूछ सकता है, इन चीज़ों को हमने देखा, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में चलेंगे। सपोज करिए कि हमारे सामने अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ इस तरह से, वो भी पैरेलल का ही है।
अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो हमें कहता है कि मान लीजिए कि ए से बनता है बी और ए से ही बनता है सी। अगर हम इसके लिए K1 की वैल्यू ले लें 2 इंटू 10⁻³ और इसके लिए K2 की वैल्यू ले लें 4 इंटू 10⁻³ और कहता है एट एनी टाइम द सम ऑफ concentration of B plus concentration of C is equals to 2 मोलर। ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, कहता है at any time the sum of concentration of B and concentration of C is equals to 2 molar। Suppose then we want to calculate the value of exact value of concentration of B and C at that time। किस टाइम? जब इन दोनों का सम 2 मोलर के बराबर था। तो इसको सॉल्व करना मेरे नज़र में तो बहुत ही आसान है। हम जानते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ C जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? इसका मोलर कोफिशिएंट 1 है, इसका भी मोलर कोफिशिएंट 1 है, तो ये बराबर हो जाएगा 1 इंटू K1 अपॉन 1 इंटू K2। ये इसलिए लिख रहा हूँ जिससे तुम्हें प्रैक्टिस रहे। अब K1 और K2 की वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो ये है 2 इंटू 10⁻³ और ये है 4 इंटू 10⁻³ कट गया, ये आ गया 1/2। यहाँ से हमें पता लगा कि कंसंट्रेशन ऑफ B जो है वो किसके बराबर है, सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ C जो है वो किसके बराबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो पता लग गया वो 2B के बराबर है। अगर हम इस रिएक्शन को इस्तेमाल करें इसमें तो क्या कह सकते हैं कि हमारे पास ये डाटा गिवन था, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी कैन से दैट कंसंट्रेशन ऑफ B की जगह कंसंट्रेशन ऑफ B ही रहने दो इसमें, लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ C की जगह क्या पुट कर सकते हो? कंसंट्रेशन ऑफ C तुमने डराइव किया है, ये 2B के क्या है सरकार, 2B के बराबर है, 2B के बराबर है तो यहाँ पुट कर दो, प्लस 2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B, ये बराबर हो जाएगा 2 मोलर के, यानी कंसंट्रेशन ऑफ B किसके बराबर हो गया 2/3 के। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ B इज 2/3 देन कंसंट्रेशन ऑफ C विल बिकम 4/3। यानी कि उस टाइम पर जब दोनों के कंसंट्रेशन का सम 2 मोलर था तो उस टाइम पर इंडिविजुअल कंसंट्रेशन की वैल्यू इतनी होगी। कंसंट्रेशन ऑफ B आएगा 2/3 और कंसंट्रेशन ऑफ C आएगा 4/3। उम्मीद करता हूँ कि ये भी बात बच्चों को अच्छे से समझ में आई होगी और अच्छे से इसको सरकार होल्ड कर पाए होंगे। अगला क्वेश्चन जो है वो भी पैरेलल का ही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमसे कहता है कि सपोज A इज कन्वर्टेड इनटू B एंड C। सपोज A इज कन्वर्टेड इनटू B एंड C और B के लिए रिएक्शन कांस्टेंट है K1 और C के लिए रिएक्शन कांस्टेंट है K2। हमसे कह रहा है A कन्वर्ट हो रहा है B में और C में, इसके लिए रिएक्शन कांस्टेंट K1, इसके लिए रिएक्शन कांस्टेंट K2 है। अगर इसके शुरुआती कंसंट्रेशन इसका 1 मोलर मान लिया जाए तो बताओ कि टाइम at which the concentration of A, B, C are यूनिफॉर्म। हमको पता लगाना है वह समय जब तीनों कंसंट्रेशन आपस में बराबर हों। अब एक बात बताओ बुद्धिमान बच्चों, एक को 3 पार्ट में बांटो और तीनों आपस में बराबर होने चाहिए, तो वी हैव ओनली वन ऑप्शन 1/3, 1/3, 1/3।
जब इसका कितना बचेगा 1/3 बचेगा, इसका कितना बन जाए 1/3 बन जाए, और इसका भी कितना बन जाए 1/3 मोलर बन जाए, तो ही तीनों का कंसंट्रेशन आपस में बराबर हो सकता है। बाकी कोई और दूसरा तरीका नहीं कि ए को आप 3 बराबर पार्ट में बांटें और वैल्यू 1/3 के अलावा कुछ और आए। तो मेरे हिसाब से तो यही आएगा। तो अब हम इसको बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं। ये K1 था, ये K2 था। कैसे हैंडल कर सकते हैं? अगर हम लगा दें इंटीग्रेटेड रेट लॉ ए के लिए, तो K इफेक्टिव इंटू टी इज इक्वल्स टू 2.303 log A0। शुरू में ये कितना था 1 था, एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम t, किसी टाइम t पर जब तीनों बराबर थे तब रिएक्टेंट कितना था 1/3 था। तो यहाँ से K इफेक्टिव की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? K इफेक्टिव हो जाएगा K1 प्लस K2 के, तो वो T जिस पे तीनों के कंसंट्रेशन आपस में बराबर हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन K1 प्लस K2 log 3 के बराबर हो जाएगा। बच्चों उम्मीद करता हूँ कि ज़रूर ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये, इससे ज़्यादा इसमें कुछ बताने को नहीं है। किसमें? पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपने जो भी चीज़ें देखा, जो भी कुछ आपने पढ़ा, उसको खाली एक बार मन लगा करके ध्यान से देख लीजिएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जेईई और नीट में आने वाला क्वेश्चन आपसे बिल्कुल भी फंसेगा नहीं। अब आगे हम लोग देखेंगे किसके बारे में? आगे हम लोग देखेंगे कॉन्जिक्यूटिव फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। बंद कर दो, वॉशरूम गए। तो कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन की बात करेंगे जब, तो हमने पैरेलल रिएक्शन देखा, अब हम लोग किसके बारे में देखेंगे? कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन के बारे में। कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन के बारे में भी कंटेंट वैसे ही मज़ेदार है जैसे पैरेलल रिएक्शन के बारे में था। अगर बच्चों हम लोग कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन के बारे में बात करें तो सबसे पहले जैसे A से बन रहा हो B, B से बन रहा हो C, यहाँ रेट कांस्टेंट K1 हो और यहाँ रेट कांस्टेंट K2 हो, तो इसको बोला जाता है कि, या ऐसे और कई सारे स्टेप्स में हो जाए तो दिस इज द कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन, कि एक बार प्रोडक्ट बन रहा है फिर वही प्रोडक्ट रिएक्टेंट की तरह काम कर रहा है, दोबारा प्रोडक्ट बन रहा है, कि मीन्स consecutive reaction are the sum of several intermediate are the sum of several intermediate stages। यानी कि जो कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन होता है वो कई सारे बीच के इंटरमीडिएट स्टेजेस का क्या होता है? सम होता है। इसमें हम लोग क्या जानना चाहते हैं? इसमें हम लोग बच्चों जानना चाहते हैं कि किस रेट से ए टूट रहा है, यानी कि रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए माइनस डी ए अपॉन डी टी, ये बराबर हो जाएगा किसके? K1 इंटू ए। ये लिखता कैसे हूँ? जैसे ज़ीरो ऑर्डर का डेरिवेशन किए, जैसे फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन किए, हर जगह तुम लिखते थे कि रेट बाई डेफिनेशन इज इक्वल्स टू रेट बाई रेट लॉ। तो दिस वन इज द रेट बाई डेफिनेशन which is also equals to the rate of dissociation of A, and this is the rate according to rate law। आपस में दोनों बराबर होंगे तो मैंने बराबर कर दिया है। अब दूसरी बात जानना चाहता हूँ, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B।
तो अगर खूब गौर से देखोगे तो रिएक्शन में बी सिर्फ बन ही नहीं रहा है, रिएक्शन में बी बन भी रहा है और रिएक्शन में बी टूट भी रहा है। अगर रिएक्शन में बी बन भी रहा है और रिएक्शन में बी टूट भी रहा है तो बच्चों जरा गौर से देखिएगा और बात को समझने का प्रयास करिएगा कि अगर रिएक्शन में बी बन भी रहा है और रिएक्शन में बी टूट भी रहा है, यानी कि एक आदमी है वो पैसे कमा भी रहा है, वो पैसे खर्च भी कर रहा है। 100 रुपये कमाया, 20 रुपये खर्च किया, तो आखिर उस पर बचत कितने का हुआ? 80 का हुआ ना। कैसे? टोटल अर्न कितना हुआ माइनस टोटल एक्सपेंस कितना हुआ। तो जरा देखो, टोटल बी बना कितना? K1 इंटू ए के बराबर माइनस बी का कितना हिस्सा सी में टूटा, तो बी का कितना हिस्सा सी में टूटा? K2 इंटू बी पार्ट सी में टूट गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि दिस इज द रेट ऑफ, या रेट ऑफ फॉर्मेशन से भी ज़्यादा प्योर वर्ड क्या होगा? दिस इज द रिजल्टेंट, दिस इज द रिजल्टेंट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। व्हाट? dB बाई dt। ये किसके बराबर होगा? कि जिस रेट से बी बन रहा होगा माइनस जिस रेट से बी टूट रहा होगा। दिस इज द ओवरऑल रिजल्टेंट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, जो हमने यहाँ पर लिख रखा है। तीसरी बात जो मैं जानना चाहता हूँ वो जानना चाहता हूँ dC अपॉन dt मीन्स we want to know about the rate of formation of C. This will be equals to the K2 into concentration of B. उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों बातें मैंने कैसे लिखा ये 110% आपको समझ में आया होगा। अब सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है इसमें वो यही है, क्या? कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी सबसे ज़्यादा मेरी नज़रों में इम्पॉर्टेंट है। अगर ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो अब हम किसी टाइम t पर b का कंसंट्रेशन क्या होगा इंटीग्रेट करके पता लगाना है। तो पता लगाने से पहले एक चीज़ और जान लो कि ये जो a एट एनी टाइम t है वो किसके बराबर होगा? a0 e की पावर माइनस k1 t। कैसे जाना? क्योंकि सारी कॉन्सिक्यूटिव रिएक्शन और पैरेलल रिएक्शन जो हमको पढ़नी है वो फर्स्ट ऑर्डर की ही पढ़नी है। तो अगर मैं यहाँ से इस वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूँ तो इक्वेशन नंबर 2 है dB अपॉन dt। ये किसके बराबर है बच्चों? K1 इंटू ए। ए इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दिस एट एनी टाइम t, जो कि किसके बराबर होगा? a0 e की पावर माइनस k1 t, यानी कि इट विल बी इक्वल्स टू K1 a0 e की पावर माइनस k1t माइनस K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B के बराबर होगा। यहाँ से अगर हम लोग चलें और हम इस इक्वेशन को एक स्मार्ट वे में हैंडल करें और इंटीग्रेट करें कंसंट्रेशन ऑफ B अगर किसी टाइम t पर चाहते हैं तो इसकी वैल्यू होती है, अब ये डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें जो मैथमेटिकल टूल्स हैं वो बिना मतलब स्टेप्स को लेंदी करेंगे, लास्ट में यही आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा। जैसे आप फर्स्ट ऑर्डर में डेरिवेशन करते हैं वो सिलेबस में है तो उसका तो डेरिवेशन सिलेबस में भी है तो मालूम होना चाहिए, नहीं तो हम हमेशा यूज़ क्या करते हैं KT = 2.303 log R0 अपॉन RT। फाइनल वो इंटीग्रेट करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो याद रखते हैं। तो ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर ये तो हमारे सिलेबस में है, सेकेंड ऑर्डर नहीं है, तो इसलिए सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेशन ना भी याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बिल्कुल भी हमारे सिलेबस में सिर्फ क्वेश्चन हैं, इसके डेरिवेशन वगैरह नहीं है। तो इसके बाद जो मैथमेटिकल हैंडलिंग है वो नीट वीट के बच्चों को बहुत प्रॉब्लम करता है, इवन जेईई वालों को तो नहीं उतना प्रॉब्लम करेगा क्योंकि वो कैलकुलेशन वगैरह उतना पढ़े रहते हैं कैलकुलस वगैरह में। तो मैं सीधे तौर पे लिख दे रहा हूँ, आप इस रिजल्ट से मतलब रखिएगा कि ये किसका होता है? K1 अपॉन K2 माइनस K1 इंटू A0 e की पावर माइनस K1t e की पावर माइनस K1t माइनस e टू द पावर माइनस e टू द पावर माइनस K2t। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ B एट एनी टाइम t। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है,
बहुत काम की चीज़ है। सपोज हमें जानना है, ये 3-4 बातें तो हो गई। अब रुको, मान लो हमको जानना है अबाउट बी मैक्स, कि इसका अधिकतम कितना कंसंट्रेशन बन सकता है। तो आप लोग मैक्सिमा मिनिमा पढ़ते हैं। हमने देखा कि हमारे पास b एट एनी टाइम t आया कितना, k1 a0 अपॉन k2 माइनस k1 e टू द पावर माइनस k1 t माइनस e टू द पावर माइनस k2 t। अब अगर मुझे मैक्सिमम b कितना बन सकता है, फॉर b मैक्स, जो मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट है वो बच्चों को क्या सिखाता है कि फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ b dB बाई dt शुड बी 0। ये मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है। किसी भी फंक्शन में इफ b इज द फंक्शन ऑफ t, then if you want to calculate the maximum value of b, then dB by dt should be 0. This is the concept of calculus. मैक्सिमम मिनिमा इसको बोलते हैं, मैथ वाले बच्चे जानते होंगे। तो dB by dt करोगे तो dB by dt क्या आ जाएगा, dB by dt, ये तो कहानी पूरा कांस्टेंट ही है, k1 a0 k2 माइनस k1 बाहर आ गया, e की पावर माइनस k1t का डिफरेंशिएशन e की पावर माइनस k1t हो जाएगा। फिर k1t का अलग से करना पड़ेगा क्योंकि ये x जैसा नहीं है, पूरा x की जगह क्या है k1t, तो ये हो जाएगा माइनस k1 माइनस e टू द पावर माइनस k2t, फिर इसका अलग से करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा k2। अब जब इसकी वैल्यू 0 पुट करोगे तो क्या होगा जरा देखो, यहाँ हमने 0 पुट कर दिया तो ये डिवाइड में जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा e की पावर माइनस k1t विथ माइनस साइन, और ये क्या हो जाएगा प्लस e टू द पावर k2t माइनस इंटू k2। उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा e की पावर माइनस k1t इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस k2t, और यहाँ मल्टीप्लिकेशन में क्या है k1 है, और यहाँ मल्टीप्लिकेशन में क्या है k2 है। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं बच्चों कि जो अगर इसको मैथमेटिकली हम लोग हैंडल करें तो पता लगेगा कि ये जो तुम्हारा क्या है, ध्यान से देखो, ये अगर मैं इसको लिखूं ऐसे k2 अपॉन k1, यानी दिस k2 इज डिवाइडेड बाय दिस k1, इट विल बी इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस k1t अपॉन e टू द पावर माइनस k2t। नेचुरल लॉग ले लो तो ln k2 अपॉन k1, ये क्या हो जाएगा ln, अब ये अगर इसको तुम लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि e टू द पावर, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा k2 माइनस k1 इंटू टी। अब जरा देखो log x बेस x, इसकी वैल्यू होती है 1, तो ये पावर, और दूसरी चीज़ कि log x की पावर y, इसकी वैल्यू होती है y log x। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा ln k2 अपॉन k1, ये आगे आ जाएगा k2 माइनस k1 इंटू टी, ln e बेस e की वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी t की वैल्यू क्या हो जाएगी ln 1 अपॉन k2 माइनस k1 ln k2 अपॉन k1। बहुत भयंकर बात है, ये वह टाइम है t इज इक्वल्स टू 1 अपॉन k2 माइनस k1 ln k2 अपॉन k1, ये वह टाइम है जब b मैक्स फॉर्म होता है, यानी कि किसी कॉन्सिक्यूटिव रिएक्शन में जो मिडिल वाला पार्ट है b, उसका जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन होगा उसको बनने में लगने वाला जो टाइम है वो t, वो किसके बराबर होगा 1 अपॉन k2 माइनस k1 ln k2 अपॉन k1 के बराबर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट। दिस इज दैट टाइम विद इन विच b is formed maximum in this particular reaction, means the
maximum concentration of B is formed within the time which is calculated by this formula T is equals to 1 upon K2 minus K1 into log K2 upon K1। आगे चलते हैं, आगे चलेंगे तो और भी कई चीज़ों को हम लोग 1 by 1 करके देखते हैं जो हमारे लिए जानने लायक हैं। फिर जो रिक्वायर्ड न्यूमेरिकल होगा उसको कर लेंगे और पूरे 12th का सिलेबस फिर हम लोग ख़त्म कर लेंगे। फिर बचेगा हमारे पास 11th, उसको भी हम कोशिश करेंगे कि जून के फर्स्ट वीक तक हर हाल में फिनिश कर दिया जाए। बच्चों अब जरा देखिए, हमारे पास था कि जो B का मैक्स कंसंट्रेशन था वो K1 अपॉन K2 माइनस K1 A0 e की पावर माइनस K1t माइनस e की पावर माइनस K2t था। अगर बच्चों मैं इसको आगे टैकल करूं दो अलग अलग कंडीशन से, ये रिएक्शन किसके लिए था? दिस इज फॉर द रिएक्शन A gives B, B gives C, here reaction constant is K1, here reaction constant is K2। अब अगर K1 K2 से बहुत बड़ा हो जाए तो A का B में कन्वर्जन तो बहुत तेजी से होगा, वेरी फास्ट, लेकिन B का जो C में कन्वर्जन होगा वो वेरी स्लो होगा, रिलेटिव टू कन्वर्जन ऑफ A इंटू B, वेरी स्लो। रीज़न कि यहाँ जो रिएक्शन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या है? काफ़ी ज़्यादा। रिएक्शन कांस्टेंट ज़्यादा होगा तो रेट भी ज़्यादा होगा, यानी A का जो B में बदलने का रेट है वो B के C में बदलने के रेट से क्या है? काफ़ी ज़्यादा है। अगर काफ़ी ज़्यादा है तो बच्चों उसको देखें और समझने का कोशिश करें। देखिए, A का जो B में कन्वर्ट होने का रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है और B का जो C में कन्वर्ट होने का रेट है वो क्या है? काफ़ी कम है। अब ज़रा आगे देखिए, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि K2 माइनस K1 ये माइनस K1 के बराबर आएगा। वाई? बिकॉज K1 इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन K2। तो जो कंसंट्रेशन ऑफ B होगा किसी टाइम t पर वो किसके बराबर हो जाएगा? वो K1 अपॉन K2 माइनस K1 माइनस K1 A0, और K1 बहुत बड़ा है तो e टू दी पावर माइनस K1t को 1 अपॉन e टू दी पावर K1t लिख सकते हैं और माइनस e टू दी पावर माइनस K2t लिखेंगे। अब अगर K1 बहुत बड़ा है तो ये वैल्यू भी बहुत बड़ी होगी, और अगर 1 में बहुत बड़ी वैल्यू से डिवाइड कर दें तो ये वैल्यू लगभग 0 के बराबर आ जाएगी कि नहीं? अगर ये वैल्यू लगभग 0 के बराबर आ जाएगी तो ज़रा आगे की भी कहानी सरकार देख लें। जो B है किसी टाइम t पर वो किसके बराबर है? K1 से K1 कट गया, ये माइनस इसके साथ प्लस हो गया, यानी कि क्या हो गया? ये हो गया A0 इंटू ई टू दी पावर माइनस K2t के बराबर हो गया। जो किसी टाइम t पर B का कंसंट्रेशन था वो कितना हो गया? A0 ई टू दी पावर माइनस K2t के बराबर हो गया। अब ज़रा आगे देखिए, आगे चलेंगे हम लोग तो पता लगेगा। इसको देखो, K2 काफ़ी छोटा है तो e टू दी पावर माइनस K2t 1 अपॉन e टू दी पावर K2t होगा। e टू दी पावर K2t काफ़ी छोटा, यानी 0 के मतलब 0 के लमसम, थोड़ा उससे बड़ा, यानी ये वैल्यू 1 के आसपास, यानी कि B लगभग A0 के बराबर होगा। ये बात काफ़ी लॉजिकल है कि भाई जब K1 बहुत ज़्यादा होगा K2 से तो पूरा का पूरा A झट से पूरे के पूरे B में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं? अरे भाई देखो, K2 काफ़ी छोटा है ना, K2 काफ़ी छोटा है तो 1 अपॉन ई टू दी पावर K2t। अब K2 काफ़ी छोटा है यानी 0 के लगभग आसपास, तो e की पावर 0 के लगभग आसपास यानी 1 हो गया, यानी कि BT बराबर A0 हो गया। यानी कि किसी टाइम t पर जो B का कंसंट्रेशन है वो रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन के ठीक बराबर है, यानी कि लगभग पूरा रिएक्टेंट झट से B में कन्वर्ट हो जाता है। और होगा भी, क्यों नहीं होगा भाई?
क्योंकि K1 इज वेरी 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 ग्रेटर देन व्हाट, K2। सो आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखेंगे तो पता लगेगा कि अगर K1 काफ़ी 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 छोटा हो K2 से, तब जरा देखो क्या हो जाएगा, K2 माइनस K1 ये बराबर हो जाएगा K2 के। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे कंसंट्रेशन ऑफ B एट एनी टाइम T क्या हो जाएगा, K1 अपॉन K2 A0 e टू द पावर माइनस K1T। सिमिलरली वैसे ये ज़ीरो हो जाएगा जैसे वहाँ हुआ। तो कंसंट्रेशन ऑफ B एट एनी टाइम T K1 अपॉन K2 इंटू A0 इंटू ई टू द पावर माइनस K1T के बराबर हो जाएगा। यानी इस स्थिति में यह इक्वेशन फॉलो होगी, यानी कि जो B बनेगा किसी टाइम पर वो झट से C में कन्वर्ट हो जाएगा। A से B में कन्वर्जन में तो टाइम लगेगा, लेकिन B से C में किसी चीज़ को कन्वर्ट होने में टाइम नहीं लगेगा। किस कंडीशन में, इस कंडीशन में जब K2 की वैल्यू K1 से क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए। K1 बहुत छोटा है यानी e की पावर माइनस में बहुत छोटा यानी 1 अपॉन ई टू द पावर बहुत छोटा यानी लगभग 0 यानी लगभग 1। तो ये B एनी टाइम T पे कितना हो जाएगा, K1 अपॉन K2 बहुत बड़ा है यानी ये वैल्यू बहुत छोटी होगी, इंटू A0 यानी जो भी थोड़ा मोड़ा B बनेगा वो झट से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, C में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात आप यहाँ इस एक्सप्रेशन से जानते रहिए। तो हमने देखा कॉन्सिक्यूटिव रिएक्शन के बारे में, और हमने ये भी देखा कि क्या क्या डिफरेंट कंडीशंस हो सकती हैं किसी कॉन्सिक्यूटिव रिएक्शंस में। अब एक क्वेश्चन कर देता हूँ जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और वो एक क्वेश्चन ही अपने में बहुत सारे क्वेश्चंस को समेट करके रखा हुआ है। वो क्वेश्चन मेरे पास रिटन फॉर्म में है, एक सेकेंड रुकिएगा। कहता है कि एक रिएक्शन है जिसमें A से बनता है B, इसके लिए देता है हमें K1 की वैल्यू 0.1 सेकेंड, इसके लिए K1 देता है 0.1 सेकेंड इनवर्स, और B से बनता है C, इसके लिए K2 देता है 1/30 सेकेंड। डेटा कंफर्म कर लेने दीजिए, बिल्कुल सही है, इनवर्स। कहता है शुरू में T इक्वल्स टू 0 पे ये 1 मोलर है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ A0 इज़ 1 मोलर। तो हमसे पूछ क्या रहा है, देखो सबसे पहली बात हमसे पूछ रहा है कि B मैक्स कितना होगा। नंबर 2, B मैक्स को बनने में कितना टाइम लगेगा। नंबर 3, उस टाइम पर जब B मैक्सिमम बना होगा तो कितना होगा A और कितना होगा C। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमसे इस क्वेश्चन में 4 पार्ट पूछ रहा है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ B। दूसरा पार्ट पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड टाइम टू अचीव द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ B, एंड द थर्ड पॉइंट इज दैट what is the concentration of A at that time when B has maximum concentration, and the fourth point is that what is the concentration of C at that time when B has maximum concentration। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग पॉइंट नंबर 2 को सॉल्व कर देते हैं कि वह टाइम जब B मैक्सिमम बनेगा तो वो टाइम क्या हो जाएगा, 1 K2 माइनस K1 ln K2 अपॉन K1। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डेराइव किया था। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 K2 माइनस K1 यानी 1/30, और K1 0.1 है यानी 1/10। इसमें बड़ा अच्छा मैथमेटिक्स भी है। K2 की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1/30। K1 की जगह क्या लिख सकता हूँ, 0.1 यानी 1/10। तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10/1। अब ज़रा देखें, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/3। इधर पहले सॉल्व कर देते हैं। ये कितना हो गया हमारा,
इनका एलसीएम लेंगे 3 आ जाएगा, और ये हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 30, नीचे चला जाएगा कितना 1 माइनस 3 यानी माइनस का 2, ln 1/3 15 माइनस का 15 ln 1/3, या ये माइनस इधर लेके चले जाओ तो ये हो जाएगा 15 ln 3, यानी कि वो जो टाइम है जिस पे बी मैक्स बनेगा वो टाइम कितना है, दैट टाइम इज़ 15 ln 3 के बराबर है। अगर 15 ln 3 के बराबर है तो अब हम लोग आगे चलेंगे और एक एक चीज़ों को अच्छे से करते चलेंगे। t हमको मिल गया 15 ln 3। अब हमें मालूम है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ a किसी टाइम t पर है वो वेरी करता है a0 e -k1 इंटू टी। अगर मैं वो समय लगा दूं जिस पे b मैक्सिमम बना है तो उस समय पे a कितना है ये पता लग जाएगा। तो चलो a पता लगा देते हैं कितना है। a0 1 मोलर था, e -k1 की वैल्यू कितनी है 1/10 है, इंटू टी कितना आया है 15 ln 3 आया है, यानी a की वैल्यू कितनी हो गई, a की वैल्यू हो गई 1, और ये कितना हो गया e -1.5 ln 3 हो गया। अब ज़रा देखो यहाँ भी आपको समझना पड़ेगा कि a की वैल्यू कितनी हो गई, e ln 3 -1.5, क्योंकि तुम जानते हो क्या कि log x की पावर y ही तो y log x होता है। तो देखो y log x, तो हमने क्या कर दिया log x की पावर y यानी 3 की पावर -1.5। अब यहाँ फिर बहुत बड़ी प्रॉपर्टी मालूम होना चाहिए आपको। अगर x की पावर log बेस x y है तो इसकी वैल्यू y के बराबर होती है। ये भी log की ही एक प्रॉपर्टी है, मैथमेटिक्स की बात है। तो e की पावर ln 3 की पावर -1.5 है, यानी ln का मतलब क्या है कि यहाँ पर बेस e है ना, और बेस e है तो कंसंट्रेशन ऑफ a कितना आ गया ज़रा बताना। कंसंट्रेशन ऑफ a उस टाइम पर जब b मैक्सिमम था तो मुझे तो दिख रहा है 3 की पावर -1.5, यानी कि कितना हो गया 3 की पावर -1 इंटू 3 की पावर -0.5, यानी 1/3, यानी कि इंटू 1/√3, यानी 1/3√3 आ गया। दिस इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ A एट दैट टाइम व्हेन B इज़ मैक्सिमम। अभी भी नहीं पता लगा है, A पता लग गया। A कितना पता लग गया 1/3√3। अब ज़रा देखो, अब A है इतना, ठीक है, और A शुरू में कितना था, A शुरू में था 1 मोलर, ठीक है। अब बचता है हमारे पास कि B मैक्स। देखिए हमने क्या क्या निकाला, अभी तक हमने दो चीज़ें निकाली। सबसे पहले हमने निकाला है कि वह टाइम जिस पर B मैक्सिमम बनेगा। दूसरा मैंने निकाला कि वह टाइम जिस पर B मैक्सिमम बनेगा उस वक्त कितना A होगा। अब हमारे पास दो बातें और हैं कि मैक्सिमम B निकाल दूं, और दूसरी बात क्या निकाल दूं कि उस टाइम पर C कितना होगा। तो B मैक्स बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ, ये मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर मैं देखूँ तो कंसंट्रेशन ऑफ B की वैल्यू कितनी है K1 अपॉन K2 माइनस K1 A0 e⁻ K1t माइनस e⁻ K2t है, ठीक है। अगर ये है हमारे पास तो ये रिलेशन हमको कहाँ से आया था, हमको आया था कि dB/dt ये किसके बराबर था, ये बराबर था K1 जो सबसे शुरू में लिखा गया था, dB/dt ये बराबर था किसके, ये बराबर था K1 इंटू A माइनस
K2 इंटू बी के। ये हम कैसे जानेंगे? ये हम जानेंगे बहुत आसानी से। देखो बी किस रेट से बन रहा है, जिस रेट ए K1 जिस रेट से टूटेगा K1 ए है, ए जिस रेट से टूटेगा बी उसी रेट से बनेगा, लेकिन डोंट फॉरगेट कि सी भी बन रहा है। तो बी का रिजल्टेंट रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा कि जिस रेट से बी बन रहा हो माइनस जिस रेट से बी टूट रहा हो। तो बी बन रहा है K1 ए के रेट से और बी टूट रहा है K2 बी के रेट से। तो बन रहा है K1 ए के रेट से और टूट रहा है K2 बी के रेट से, तो बनने के रेट में टूटने का रेट सब्सट्रैक्ट कर दूंगा तो रेट ऑफ फॉर्मेशन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 100% आ जाएगा। तो बच्चों आइए देखते हैं, हमें मैक्सिमम चाहिए। तो व्हेन dB अपॉन dt इज 0, उसी वक्त तो कंसंट्रेशन ऑफ B क्या होगा? मैक्सिमम। तो 0 कर दो तो क्या हो गया? K1 इंटू ए इज इक्वल्स टू K2 इंटू बी मैक्स। तो बी मैक्स कितना हो गया? बी मैक्स हो गया K1 अपॉन K2 इंटू ए के बराबर। अब आगे की कहानी देखो, आगे की कहानी देखोगे तो ए तुम्हारे पास आ चुका है। ए उस समय आ चुका है कितना? जब बी मैक्स था तो उस वक्त ए कितना था? 1/3√3। तो और K1 कितना है? K1 है 0.1, K2 कितना है? 1/30। तो ज़रा देखो कि बी मैक्स कितना हो गया। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। 0.1/1/30 और ए कितना है? 1/3√3। तो कितना हो गया बी मैक्स? बी मैक्स मेरे देखे हो गया 3/3√3। 3 से 3 कट गया तो बी मैक्स आ गया मेरे पास 1/√3। उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर समझ पाए होंगे। अब थोड़ा सा तो ये सब ट्रिकी है। ये हो गया 1/√3। जब पूरी थियरी अच्छे से देखोगे, सावधानी से देखोगे, मेरी बताई गई बातों पे गौर करोगे और उसके साथ साथ कोई अच्छी बुक उठा करके 4 से 10 क्वेश्चन और सॉल्व करोगे, क्योंकि मेरे पास थोड़ा जो जितना टाइम है उस टाइम में मैं जितनी चीज़ें करा सकता हूँ मैक्सिमम करा दे रहा हूँ। बट यही मैक्सिमम नहीं है, और भी क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करिए। हाँ, थियरी इतनी जेई के लिए और नीट के लिए पर्याप्त है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। ये एक क्वेश्चन भी इतना स्टैंडर्ड है, अगर आपने ईमानदारी से कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन की मेरी थियरी पढ़ ली और सिर्फ यही एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, तो आप देखोगे कि 80% चीज़ें आपको समझ में आ गई रहेंगी। रिमेनिंग 20% के लिए थोड़े और क्वेश्चंस में आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे। अब बचता है सी। तो सी तो बहुत आसानी से आ जाएगा। कैसे? कंसंट्रेशन ऑफ सी क्या होगा? ए पहले कितना था माइनस बी कितना है और माइनस ए बचा कितना है। ध्यान से सुनना क्या बोला भाई, यही तीन ही चीज तो हो रहा है। ए पहले कितना था? पता लगा ए पहले था 1 मोलर। बी कितना बना हुआ है? बी बना हुआ है 1/√3। और ए बचा कितना है? तो उस टाइम पर ए कितना बचा है पता लग गया, -1/3√3। यही तो है कंसंट्रेशन ऑफ ए, जो उस समय बचा हुआ है। कब? जब बी मैक्सिमम है। तो जो बचा हुआ हिस्सा गया वो किस में कन्वर्ट हुआ होगा? वो सी में कन्वर्ट हुआ हो गया। बहुत ध्यान समझना, मैथमेटिक्स है। पहले था ए 1 मोलर, बी में उसका कितना हिस्सा कन्वर्ट हुआ? इतना, और बचा कितना है? इतना। तो बाकी कहाँ गया? देखो 100 रुपया था मेरे पास, 100 रुपया था मेरे पास। अब इसको मैंने 2 लोगों को दिया, इनको दिया 20 रुपये, इनको कितना दिया नहीं मालूम, 40 रुपया बचा हुआ है। तो टोटल 100 था, 20 इनको दिया, 40 बचा हुआ है। तो 20 और 40 को इसमें से घटा देंगे तो बचा 40, वही तो इनको दिया होगा ना। वैसे ए बी में बदल रहा है और बी सी में बदल रहा है। तो ये था कितना 1, बी कितना बना है इतना, ए बचा कितना है इतना। अबे तो बाकी कहाँ गया? बाकी चला गया सी के रूप में। तो इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से जो भी कुछ कैलकुलेट हो करके आपको आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 1 - 4/3√3 के आसपास आ जाएगा। दिस इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ सी। उम्मीद करता हूँ कि पैरेलल और कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन में आपको कुछ समझ में आया होगा। और चलिए आगे अब हम लोग क्या 11th को भी फिनिश करते हैं धड़ाधड़।
और आप खूब मेहनत से खूब बढ़िया से चीज़ों को पढ़ते जाइए और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते जाइए और पूरी फुल तैयारी से, फुल मेहनत के साथ तैयारी करिए, जिससे उम्मीद करें कि जितने भी बच्चे हैं, जो भी लोग पढ़ रहे हैं, उन सभी का सिलेक्शन हो, सभी लोग आगे बढ़ें और सभी लोग अपने भविष्य को खूब अच्छा करें। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। अब आगे हम लोग शुरू करेंगे 11th, जिसका रिडॉक्स रिएक्शन आप तक आज पहुंच जाएगा। रिमेनिंग चीज़ों को हम लोग आगे टाइम लिमिट के अंदर करते जाएंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है। थैंक यू।